जय हिंद मित्रों। मैं डॉक्टर सुशील पटेल जेएन कॉलेज मधुबनी में अभी ज्योग्राफी विभाग में कार्यरत हूँ। आज आप लोगों को कुछ हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बताने जा रहे हैं जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। विभिन्न एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। जो सरकारी निजी जो भी एग्जाम देखते हैं तो उस सभी एग्जामों में जो है कि अलग अलग इस प्रकार से क्वेश्चन जो है भूगोल से संबंधित यह प्रश्न है। चलिए देखिए, प्रथम क्वेश्चन जो है, सर्वप्रथम बार मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब किया गया था? यानी सर्वप्रथम बार मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन इंडेक्स का प्रतिपादन कब किया गया था? तो ऑप्शन है 1975 में, बी में जो है 1976 है, सी में 1990 है और डी में 2000 है। तो देखिए, मानव विकास सूचकांक का सर्वप्रथम बार प्रतिपादन 1990 में किया गया था। दूसरा है, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन करने वाला अर्थशास्त्री डॉक्टर महमूद उल हक का संबंध किस देश से है? यानी मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन करने वाले जो व्यक्ति है वो अर्थशास्त्री है, यानी इकोनॉमिस्ट है, और उनका नाम है डॉक्टर महमूद उल हक का जो है वह उनका संबंध किस देश से, यानी वह किस देश के निवासी थे? तो देखिए, वह ऑप्शन ए है भारत, बी में पाकिस्तान, सी में इराक, डी में अरब। तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। यानी महमूद उल हक महोदय जो अर्थशास्त्री थे, अंतरराष्ट्रीय पटल का बहुत फेमस अर्थशास्त्री, जो कि पाकिस्तानी थे, लेकिन आगे चल के वह पाकिस्तानी मूल के हो गए क्योंकि यह माइग्रेट करके दूसरे कंट्री चले गए। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर वाला महाद्वीप है। यानी उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर वाला महादेश कौन सा है? तो अब ए में अफ्रीका है, बी में एशिया है, सी में जो यूरोप है, डी में उत्तरी अमेरिका है। तो देखिए, इसमें उच्चतम जन्म दर एवं उच्चतम मृत्यु दर वाला देश जो है, महाद्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप है। जिस द्वीप पे या जिस देश में उच्चतम जन्म दर होगी और उच्चतम मृत्यु दर होगी, वहां जनसंख्या वृद्धि नग्न होती है और वह जनसंख्या संक्रमण की प्रथम स्टेज में कहलाती है। यानी जनसंख्या संक्रमण की प्रथम स्टेज जो होती है उसमें उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर होती है। तो अफ्रीका महादेश जो देखते हैं आज भी जो है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का जो प्रथम जो देखते हैं, यानी कि जो है उसमें उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर वाला महाद्वीप है, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी का अभाव है और यहाँ लोग रूढ़िवादी प्रवृत्ति के लोग निवास करते हैं, जिसके कारण बच्चे की जन्म अधिक होती है। आज भी वहाँ शैक्षणिक अभाव है, जिसके कारण अफ्रीका महाद्वीप में जो है कि उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर है। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? यानी कि उच्च मानव विकास यानी कि अधिक जो डेवलपमेंट वाला जो है, कि निम्न में से कौन सा देश है जहां मानवीय विकास सबसे उच्च कोटि की है? तो इसमें ऑप्शन में कह रहा है दक्षिणी अफ्रीका, भारत, नॉर्वे, चीन। तो देखिए, विश्व पटल पे जब हम देखते हैं तो मानवीय विकास सूचकांक में नॉर्वे जो है कि नंबर 1 में है, यानी एक नंबर में जो है कि नॉर्वे है। मानव विकास सूचकांक में एक नंबर में नॉर्वे है। तो यानी उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश जो होगा कौन? तो नॉर्वे। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कथन किसका है? यानी क्या कह रहा है, मानव भूगोल जो है क्रियाशील मानव यानी जो एक्टिव मानव होता है, और अस्थायी पृथ्वी यानी जो एक्टिव मोशन मतलब पृथ्वी का जो परिवार है
वह परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसने कहा है, कौन सा भूगोलवेत्ता के द्वारा कहा गया है? तो ऑप्शन है ए में हंटिंगटन, बी में कुमारी सेम्पल, सी में डेविड, डी में जो जीन ब्रून्स है। तो देखिए यह जो है क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी का परिवर्तनशील संबंध बताने वाली जो है कि यह महिला जो विद्वान थी कुमारी सेम्पल। कुमारी सेम्पल जो है कि यह अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी और इनका बहुत ही क्लोज संबंध जर्मन भूगोलवेत्ताओं से रहा है, जिसके कारण इनके ऊपर निश्चयवाद का प्रभाव रहा है, यानी प्रकृतिवादी थी। कुमारी सेम्पल जो है प्रकृतिवादी थी। अब देखिए मानव, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, यानी वर्तमान में जो देखते हैं आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो ए में है रेटजेल, बी में टेलर, सी में हम्बोल्ट, डी में कुमारी सेम्पल। तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक जो है रेटजेल है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक रेटजेल है। राजनीतिक भूगोल के भी जनक रेटजेल महोदय ही हैं। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? यानी नव निश्चयवाद कहे, नियो डिटर्मिनिज्म कहे या रुको और जाओ सिद्धांत कहे, तो यह तीनों सिद्धांत एक ही हैं, जिसकी जनक कौन है? तो यहाँ ऑप्शन में है रेटजेल, टेलर, हम्बोल्ट, कुमारी सेम्पल। तो देखिए नियो डिटर्मिनिज्म यानी नव निश्चयवाद के प्रवर्तक जो है टेलर महोदय हैं। यानी सबसे पहले जो देखते हैं क्या आया है, निश्चयवाद। निश्चयवाद के बाद जो है कि संभववाद का उदय हुआ और संभववाद के बाद जो है कि नव निश्चयवाद की उदय हुई है। तो यानी नव निश्चयवाद का जो जनक है ग्राफिक टेलर महोदय है, जो ऑस्ट्रेलियन भूगोलवेत्ता थे। अब देखिए 1990 के दशक में भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? यानी 1990 का दशक जो है उस दशक में भूगोल के किस उपागम का विकास हुआ था, जिसके कारण 1990 के दशक जो जानी जाती है? तो इसमें कहा जाता है उत्तर आधुनिकतावाद, अन्वेषणवाद, आधुनिकतावाद या सभी। तो देखिए 1990 के दशक से जो प्रारंभ हुई थी वह आधुनिकतावाद, यानी आधुनिकतावाद का जो आगमन हुआ था 1990 के दशक में। तो इसलिए 1990 के दशक को आधुनिकतावाद कहा जा रहा है। उस समय पूरे पृथ्वी पे जितने भी देश है एक दूसरे देश से जुड़ने लगे थे। यही आधुनिकतावाद का परिणाम है कि आज पूरे पृथ्वी जो है गांव के समान लगती है। अब देखिए किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? यानी मानव को प्रकृति के दास बताने वाले भूगोलवेत्ता कौन है? तो ए में जो है कि हंटिंगटन है, बी में अरस्तु है, सी में कुमारी सेम्पल है, डी में ब्लास है। तो कुमारी सेम्पल निश्चयवाद की कट्टरता से ग्रसित थी, जिसके कारण कुमारी सेम्पल जो है यहां तक कही कि मानव जो है प्रकृति की दास है। यानी मानव जो है प्रकृति में जो देखते हैं धूल कण के डस्ट के बराबर समान यह मानी है कुमारी सेम्पल मानव को। तो इसलिए मानव प्रकृति का दास है, यानी प्रकृति जो चाहे वैसे ही मानव को घुमा सकती है। मानव यह जो है कि कुमारी सेम्पल क्या है, प्रकृति से जो है। अब देखिए किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? यानी सर्वाधिक जन घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? तो यहाँ 4 द्वीप दिया गया है, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सेल्वेस। तो देखिए सबसे ज्यादा ये 4 जो देख रहे हैं इसमें जन घनत्व वाला द्वीप जो है वह जावा है, क्योंकि इंडोनेशिया जो देखते हैं इंडोनेशिया का 60% से ऊपर पॉपुलेशन जो है जावा द्वीप पे निवास करता है। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता
जो कि आपको जावा द्वीप पे ही स्थित है। और जावा द्वीप जो है आपको एक तरफ वह प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ हिंद महासागर है, यानी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को विभाजित करने वाली द्वीप है जावा, सुमात्रा, सेल्वी, ये सब जो द्वीप देख रहे हैं। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, संभववाद शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग कौन किया था? यानी संभववाद शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग कौन किया था? तो इसमें ऑप्शन है ब्लास, लूसियन फैब्रे, बैकन, ब्रून्स। तो देखिए संभववाद शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग लूसियन फैब्रे के द्वारा किया गया था, यानी लूसियन फैब्रे के द्वारा किया गया था। लेकिन संभववाद का जनक जो है ब्लास महोदय है, विडाल्डिला ब्लास महोदय है। लेकिन शब्द का प्रथम बार जो प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति लूसियन फैब्रे है। और लूसियन फैब्रे और विडाल्डिला ब्लास का संबंध जो है आपको फ्रांस से है, यानी यह फ्रांसीसी भूगोलवेता थे। और फ्रांसीसी भूगोलवेता संभववाद के जनक हैं, जबकि जर्मन भूगोलवेता निश्चयवाद के जनक हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई? यानी पूरे विश्व पटल पे जब हम देखते हैं तो कहा जाता है कि किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी? तो ऑप्शन में है 1950, 1870, 2010 और डी में जो है 1999। तो देखिए पूरे विश्व की जनसंख्या 6 अरब 1999 में हुई थी, यानी 6 अरब जो है कि 1999 में। अब देखिए वर्तमान में जो है कि 7 अरब से अधिक जनसंख्या विश्व की हो गई है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा प्रदेश कम जन घनत्व वाला है? यानी जो दिया जन घनत्व वाला नहीं है, यानी यहाँ पे कहा गया है कि कम जन घनत्व वाला नहीं है प्रदेश। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? सहारा, विषुवत-रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया, ध्रुवीय प्रदेश। तो देखिए शब्द यह जो देख रहे हैं दक्षिण पूर्वी एशिया जो मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है, और मानसूनी जलवायु जो होता है मानव के अनुकूल होती है, इसलिए सर्वाधिक जन घनत्व वाला क्षेत्र है। जबकि आप जो सहारा, विषुवत-रेखीय प्रदेश और ध्रुवीय प्रदेश, यह मानव के प्रतिकूल वातावरण वाला यह क्षेत्र है, जिसके कारण वहां जन घनत्व कम पाई जाती है। तो यहाँ देखिए कि जन घनत्व वाला नहीं है, यानी सर्वाधिक तो यह क्या होगा? दक्षिण पूर्वी एशिया। अब कहा जा रहा है निम्न में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर है? यानी न्यूनतम जन्म दर, यानी बच्चे की संख्या जो होती है, जन्म फर्टिलिटी जो है, वह न्यूनतम जन्म दर वाला देश कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? भारत, जापान, चीन, पाकिस्तान। तो देखिए न्यूनतम जन्म दर वाला देश जो है कि वह जापान है। वर्तमान में जो न्यूनतम जन्म दर वाले जो ऑप्शन में देख रहे हैं वह जापान है। भारत, पाकिस्तान आज भी जो है उच्चतम जन्म दर वाला देश है, यानी यहाँ पे विकास जो है। अब देखिए विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन सा है? यानी प्रजनन, विश्व में सबसे अधिक प्रजनन, सबसे अधिक बच्चे की जन्म किस देश में होती है? तो यह देखिए नाइजर, युगांडा, माली, सोमालिया। तो विश्व में सबसे अधिक जन्म दर वाला देश जो है कि आपका नाइजर है। नाइजर में सबसे अधिक जन्म दर है। यह अफ्रीकन कंट्री है। नाइजर से नाइजर नदी प्रवाहित होती है और वहां पे जन्म दर अधिक है, यानी कि सब प्रजनन दर सबसे अधिक है। विश्व पटल में सबसे अधिक प्रजनन, पूरे महाद्वीप को अगर हम देखते हैं तो प्रजनन दर में उच्चतम स्थान रखने वाली महाद्वीप अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है, और उस देश जो देखते हैं वह नाइजर है। अब देखिए निम्न में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है?
यानी निम्न में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? तो 0 से 14 वर्ष, 15 से 59 वर्ष, 60 वर्ष से अधिक, 90 वर्ष से अधिक। तो देखिए यहां जो देख रहे हैं 90 वर्ष से अधिक जो है आयु वर्ग वाला नहीं है, क्योंकि 0 से 14 वर्ष की जो आयु होती है वह बाल्यावस्था का होता है। 14 से 59 वर्ष की जो आयु होती है वह प्रौढ़ावस्था का होता है। 60 प्लस जो होता है जीर्णावस्था का होता है। यानी कि ह्यूमन एज को 3 ग्रुप में विभाजित किया गया है। अब देखिए विश्व का सबसे अधिक लिंगानुपात किस देश में है? यानी विश्व के सबसे अधिक लिंगानुपात किस देश में है? तो लातविया, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, इसका मतलब संयुक्त अरब अमीरात, जापान, फ्रांस। तो देखिए विश्व की सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश जो है आपका लातविया है। लातविया जो है कि यूरोपियन कंट्री है और यहाँ क्रिश्चियनिटी अधिक है का प्रभाव अधिक है। और लातविया जो देख रहे हैं जो हम लिंगानुपात जो निकालते हैं प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसे ही लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात निकालने का फॉर्मूला होता है किसी क्षेत्र की कुल महिलाओं की संख्या, यानी कुल महिलाओं की संख्या बटा कुल उसी क्षेत्र की, यानी उसी क्षेत्र के पुरुष की जनसंख्या इंटू 1000, यानी महिलाओं की प्रति 1000 पुरुष पे जो महिलाओं की संख्या होती है उसे लिंगानुपात कहा जाता है। तो लिंगानुपात में विश्व पटल पे सबसे उच्चतम स्थान रखने वाला लातविया है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन है? यानी पूर्ण रूपेण शहरी, यानी वहां ग्रामीण कल्चर है ही नहीं, पूर्ण रूपेण शहरीकरण वाला देश 100%। तो सिंगापुर, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया। तो सिंगापुर जो देखते हैं एक एशियाई कंट्री है जो मलाया प्रायद्वीप का अंग है। यह पूर्ण रूपेण शहरी जनसंख्या वाला, यानी कि यहाँ 100% लोग जो हैं कि शहरी जनसंख्या क्षेत्र में निवास करते हैं। कभी यह मलेशिया का अंग रहा है। वर्तमान में यह स्वतंत्र देश के रूप में सिंगापुर देश है जो पूर्ण रूपेण जो है कि आपको शहरी कल्चर वाला देश है, यानी शहरी क्षेत्र है 100%। बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहां विकसित हुआ है? यानी बागाती कृषि जो है सर्वाधिक मात्रा में कहां विकसित हुआ है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य अमेरिका, सहारा और कांगो बेसिन। तो देखिए बागाती कृषि यानी जैसे जो रोपनी वाली कृषि होती है, एक बार लगाते हैं और एक लंबा समय तक उससे प्रोडक्शन जो करते रहते हैं, उत्पादन करते रहते हैं, उस फसल को कहते हैं बागाती कृषि यानी बागवानी कृषि। जैसे रबर का प्लांट, कहवा का, चाय का बागान, केला बागान, तो यह सभी जो है बागाती कृषि के तौर पे इसकी पहचान होती है। और विश्व पटल पे सबसे अधिक विकसित जो है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र जो देखते हैं वहां जो है बागाती कृषि का विकास हुआ है। ऐसे कहवा का जो सबसे ज्यादा देखते हैं ब्राजील में, जो अमेज़न बेसिन वाली जो क्षेत्र देखते हैं। अब देखिए सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, यानी सर्वोत्तम किस्म की कोयला कौन सी है? तो देखिए यहां कहा जा रहा है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो सर्वोत्तम किस्म की कोयला जो होती है वो एंथ्रासाइट होती है। एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा जो होती है आपको 90% प्लस से प्रतिशत से भी अधिक होती है, जिससे धुआं कम निकलती है। एंथ्रासाइट कोयला में जलवाष्प की मात्रा कम होती है,
जिसके कारण जो देखते हैं कि सोना चांदी इस प्रकार के जो मिनरल्स को मतलब कि जो उसको गलाने के लिए यानी संसाधन पर के लिए जो है कि उच्च कोटि की कोयला यानी एंथ्रासाइट कोयला का उपयोग की जाती है। एंथ्रासाइट कोयला के बाद जो स्थान आती है वो बिटुमिनस कोयला है। बिटुमिनस कोयला के बाद लिग्नाइट कोयला है जो कि घटिया किस्म का होता है। भारत में लिग्नाइट कोयला का जो देखते हैं कि दक्षिणी भारत में यानी कि छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर में भी लिग्नाइट कोयला की बृहद भंडार पाई जाती है। और पीट कोयला यानी कच्चा लकड़ी के समान होता है, यानी कोयला का यह प्राथमिक स्टेज होता है, उसको पीट कोयला कहते हैं। चलिए अब देखिए तो यानी सर्वोत्तम किस्म की कोयला जो है एंथ्रासाइट है। अब देखिए निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है, यानी कि रोपण फसल नहीं है। तो रोपण फसल तो आप लोग को बता ही चुके हैं, तो बताइए निम्न में से कौन सा है। तो रबर, चाय, गन्ना, गेहूं। रबर एक बार लगाते हैं, बार बार उत्पादन करते हैं। चाय का भी वही, गन्ना भी जो एक लंबा समय 3-4 फसल के तौर पे। लेकिन गेहूं एक बार लगाते हैं तो एक ही बार प्रोडक्शन होती है, तो गेहूं जो है कि रोपण फसल में नहीं आती है। यानी रबर, चाय, गन्ना रोपण फसल के तौर पे इसकी पहचान होती है। अब देखिए गहन निर्वहन कृषि प्रचलित है, यानी गहन निर्वहन कृषि को जीविकोपार्जन कृषि भी कहा जाता है। तो गहन निर्वहन कृषि प्रचलित है कहां। कनाडा, चीन, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन। तो देखिए गहन निर्वहन कृषि वहां होती है जहां जन घनत्व अधिक होती है। तो चाइना, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, यह सभी क्षेत्र है जहां जीवन निर्वहन कृषि की जाती है। तो इस ऑप्शन में देखते हैं कि यानी गहन कृषि तो जो है कि आपका चीन का है। चलिए मोसाम्बिक श्रेणी का संबंध किससे है, यानी मोसाम्बिक श्रेणी जो है उसका संबंध किससे है, यानी मिनरल्स का देखते हैं। लोह अयस्क, कोयला, तांबा, सोना। तो मोसाम्बिक श्रेणी का संबंध जो है आपको लोह अयस्क से है, यानी मोसाम्बिक श्रेणी में जो है श्रेणी में लोह अयस्क का बृहद भंडारण पाई जाती है। अब देखिए किस प्रकार की कृषि में अंगूर की खेती की जाती है, यानी अंगूर की खेती किस प्रकार की में की जाती है। तो कहा जाता है रोपनी कृषि, सहकारी कृषि, बाजारी कृषि, भूमध्यसागरीय कृषि। तो अंगूर की खेती जो होती है भूमध्यसागरीय कृषि में होती है। भूमध्यसागरीय कृषि वहां की जाती है जहां पे ग्रीष्म काल शुष्क होती है और शीतकाल आर्द्र होती है। उस प्रदेश को भूमध्यसागरीय प्रदेश कहा जाता है, और उस प्रदेश में जो खेती होती है उसको भूमध्यसागरीय कृषि कहा जाता है। तो भूमध्यसागरीय कृषि में की खास विशेषता होती है रसीला और खट्टा फल का जो है कि वह जननी है। इसलिए अंगूर का जो खेती है आपको जो देखते हैं कि भूमध्यसागरीय कृषि। दुनिया में सबसे उत्तम कोटि की जो वाइन है, जो ग्रेप्स यानी अंगूर से तैयार होती है, वह भूमध्यसागरीय कृषि वाली पेटी में ही। तो यह भूमध्यसागरीय वहां की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली जो है कि वह भूमध्यसागरीय कृषि जिससे वाइन की तैयार होती है मैन्युफैक्चरिंग से। तो यह देखे कि भूमध्यसागरीय कृषि है जो में अंगूर की खेती की जाती है। अब ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है, यानी ब्राजील जो देखते हैं दक्षिणी अमेरिका महादेश का एक देश है। वहां कॉफी का बागान को कॉफी की खेती की जाती है बृहद पैमाने में। तो वहां कॉफी की जो बागान है उसे किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन में है फेजेंडा, एजेंडा, निल्पा, लद्दान। तो यानी कि ब्राजील में कॉफी की जो बागान है उसको फेजेंडा कहा जाता है। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में इसका लिंक को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू मित्रों।